Hello, IGNOU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. BEGC 132 जिसके हम ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में 4 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट 3 होने वाला है। मैं जितने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर पाऊंगी आई ट्राई टू डू दैट, वरना जो भी लास्ट पार्ट होएगा वो आपका कल सुबह आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। अभी हम बिना किसी टाइम वेस्ट करे टॉपिक 5 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज लैंग्वेज पॉलिटिक्स। ओके, लैंग्वेज पॉलिटिक्स के देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जो यहाँ पे मैंने दे रखे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है। जितने भी पेपर्स में क्वेश्चन आए थे सेम ऐसी ही लैंग्वेज में आएंगे। आपको कैसे आंसर लिखने हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पहले टॉपिक्स में डिस्कस करा है, ठीक है। देखो ये टॉपिक ना सिर्फ लैंग्वेज के बारे में नहीं है, ये टॉपिक लैंग्वेज के साथ जैसे कल्चर, आइडेंटिटी, पावर, पॉलिटिक्स, इन सब सारे कॉन्सेप्ट को साथ में लेके एक्सप्लेन करता है। ऑलराइट, तभी जो ये टॉपिक है इसमें हम लिटरेचर भी पढ़ते हैं और कल्चर भी, है ना। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। ऑलराइट, अब अगर देखो हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो एक सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज का क्या काम है। अक्सर हम बोलते हैं लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए होती है। यस, करेक्ट। लेकिन लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी भी होती है, हमारा कल्चर भी होती है, हमारी हिस्ट्री भी। आप जो लैंग्वेज बोलते हो, आप कोई भी इंसान कोई भी लैंग्वेज बोलेगा, आप उसको उसकी लैंग्वेज से जज कर सकते हो कि वो कौन से कल्चर को बिलोंग करता है, कौन से रिलीजन को, कौन सी स्टेट को। तो इसलिए जो है लैंग्वेज हमारी पूरी आइडेंटिटी का पार्ट होती है। और कई बार पावर भी जो है लैंग्वेज के थ्रू ही डिसाइड होती है। इसी वजह से लैंग्वेज जो है पॉलिटिक्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाती है। ऑलराइट, अगर हम देखें लैंग्वेज, कल्चर और पावर का रिलेशन जिसपे क्वेश्चन आता है, तो आप ये चीज का ध्यान रखेंगे। देखो जो क्वेश्चन आएगा ना वो ऐसा आएगा कि ट्रेस द लिंक्स बिटवीन लैंग्वेज, कल्चर एंड पावर। ऑलराइट, लैंग्वेज, कल्चर, पावर, इन तीनों का क्या रिलेशनशिप है, ये वाला क्वेश्चन आएगा ऐसे। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रिटिश पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज पावरफुल लैंग्वेज बन गई थी क्योंकि वो मेन लैंग्वेज की थी। गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। हायर एजुकेशन चाहिए थी, इंग्लिश आनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन चाहिए थी, तो भी इंग्लिश आनी चाहिए। मतलब जिस इंसान को इंग्लिश आती है उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी। यहाँ जो है हमें दिखता है कि लैंग्वेज का डायरेक्ट किससे पावर पावर से कनेक्शन बन गया। कैसे? क्योंकि आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन या गवर्नमेंट पोजीशन में जाओगे तो आपके पास पावर आएगा, बट उसके लिए आपको बेसिक क्या चाहिए, लैंग्वेज, इंग्लिश आनी चाहिए। ऑलराइट, अब ऐसे ही अगर हम लैंग्वेज और कल्चर का रिलेशन देखें, अभी हमने लैंग्वेज और पावर का देखा, अगर हम लैंग्वेज और कल्चर का रिलेशन देखें तो लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन नहीं होती। लैंग्वेज के अंदर हमारे ट्रेडिशन, कस्टम, वैल्यू, हिस्ट्री सब स्टोर होता है। आप कैसी लैंग्वेज बोल रहे हो उससे पता लगता है कि आपके मॉरल वैल्यूज क्या हैं, आपकी कैसे फैमिली से आप बिलोंग करते हो, वो सब। अगर एक लैंग्वेज डिसअपियर हो जाए तो उसके साथ उस कल्चर का भी एक पार्ट जो है डिसअपियर हो सकता है। इसीलिए लैंग्वेज जो है कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा काम आती है। ऑलराइट, अब हम इसमें ना एम के नायक का व्यू देखते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एम के नायक्स व्यू ऑन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पे भी देखो दे रखा है, एम के नायक पे बहुत क्वेश्चन आते हैं सेम। तो देखो एम के नायक कहते हैं कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को ना ब्रिटिश लिटरेचर की कॉपी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इंडियन इंग्लिश अलग है और जो ब्रिटिश वाली थी वो अलग थी। यहाँ पे हम लोग अपनी आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट रखते हैं। अभी के टाइम पे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर अलग क्यों है ब्रिटिश वाले से? एम के नायक के अकॉर्डिंग इंडियन राइटर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को इंडियन बना दिया, इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज यूज हुई है लेकिन एक्सपीरियंस जो थे वो इंडियंस के थे, है ना। कल्चर इंडियन का था, प्रॉब्लम इंडियंस की थी, कैरेक्टर्स जो है उसमें इंडियन है। तो इसलिए इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एक सेपरेट लिटरेरी ट्रेडिशन बन गया, क्योंकि हमने इंडियनाइजेशन कर दिया, हमने लैंग्वेज इंग्लिश यूज करी लेकिन हमने अपने पर्सनल चीजें बताई हैं, है ना। तो इसमें आपके एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि आर के नारायण है, ठीक है, उन्होंने इंडियन टाउन्स और इंडियन लाइफ को इंग्लिश में डिस्क्राइब करा था। मुल्कराज आनंद है, इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनइक्वालिटी को बताया था। वहीं राजा राव जो है, इन्होंने इंडियन फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्रेस करा था इंग्लिश में। ऑलराइट, ये राइटर्स प्रूफ करते हैं कि इंग्लिश सिर्फ हमारी एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, उससे इंडियन एक्सपीरियंस भी एक्सप्रेस हो सकते हैं। ऑलराइट, अब ऐसे ही अगर हम देखें सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो देखो एग्जाम में बहुत जो है लॉन्ग आंसर के फॉर्म में आता है। तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग इंडियन अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों डालें इंग्लिश के अंदर? सबसे पहले इंडियन इश्यूज को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कास्ट, जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी जैसे लोगों को बाहर की दुनिया तक पहुंचाना है तो इंग्लिश जरूरी है, क्योंकि उन लोगों की बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश है।
मार्जिनलाइज वॉइसेस को प्लेटफॉर्म मिला, दलित राइटर, वुमेन राइटर, इन सबको और ऑडियंस मिली इंग्लिश की वजह से। इंडिया और वर्ल्ड के बीच एक ब्रिज बना। इंडियन कल्चर को इंटरनेशनल रीडर्स तक पहुंचाने में इंग्लिश ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। ठीक है, तो ये सब आ जाता है सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ऑलराइट, साथ ही साथ हिंदी पॉलिटिक्स और रघुवीर सहाय, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो हमने ये तो कर लिया, लैंग्वेज कल्चर एंड पावर पहले पढ़ लिया। रघुवीर सहाय और पॉलिटिक्स का क्या है हिंदी में। देखो रघुवीर सहाय ने कहा, द क्वेश्चन ऑफ हिंदी इज नो लॉन्गर सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ हिंदी। मतलब एग्जाम में स्टेटमेंट देके पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ऑलराइट, तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? रघुवीर सहाय कहना चाहते हैं कि हिंदी का इशू जो है वो सिर्फ लैंग्वेज का इशू नहीं है, ये पॉलिटिक्स से भी कनेक्टेड है जैसे इंग्लिश कनेक्टेड है, या आइडेंटिटी से भी कनेक्टेड है और पावर से भी कनेक्टेड है। अब चलो एग्जाम्पल समझते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट सिर्फ हिंदी को इंपॉर्टेंस दे रही है और रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि महाराष्ट्र में आप देखते हो कि महाराष्ट्र की अपनी मराठी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में गुजराती कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई गवर्नमेंट सिर्फ हिंदी को इंपॉर्टेंस दे और उन लैंग्वेजेस को ना दे, तो दूसरी लैंग्वेज की कम्युनिटीज को लग सकता है कि उनकी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। इसीलिए हिंदी डिबेट सिर्फ लिंग्विस्टिक डिबेट नहीं है, ये कल्चर और पॉलिटिकल डिबेट भी है। यही जो है मेनली सहाय ने कहा था। ऑलराइट, अब इसमें हम देखते हैं हिंदावी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर मैं आपको एग्जाम्पल नहीं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो हिंदवी जो है मिडीवियल नॉर्थ इंडिया की कॉमन लैंग्वेज थी, बहुत टाइम पहले की बात हो रही है। ऑर्डिनरी लोग जो है यही लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान जो है एसोसिएटेड है, वो है अमीर खुसरो। ठीक है, इन्होंने हिंदवी को बहुत पॉपुलर बनाया था। उस टाइम पे पर्शियन जो है वो एक एलीट लैंग्वेज मानी जाती थी, लेकिन खुसराओ ने कॉमन पीपल लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने सॉन्ग, दोहा, रिडल ये सब हिंदवी में लिखा, और इससे जो है ऑर्डिनरी लोगों को तक भी लिटरेचर पहुंच पाई थी। ऑलराइट, अगर हम हिंदवी का सिग्निफिकेंस देखें, इंपॉर्टेंस देखें इसकी, तो ये कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी सबसे पहले। कल्चरल हार्मनी यानी कि पर्शियन और इंडियन ट्रेडिशन को कनेक्ट करती थी, और लिटरेचर जो है लोगों तक पहुंच पाई थी, लिटरेचर को लोग पढ़ पाए थे। ऑलराइट, इसी में आ जाता है आपका पद्म सचदेव मदर टंग वाला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्रिटिकली एनालाइज मदर टंग। सबसे पहले इसका थीम समझो, क्या कहना चाह रहे हैं पद्म सचदेव। ठीक है, मदर टंग जो इन्होंने पोएम लिखी थी, इसका सेंट्रल आइडिया क्या था? इसमें ना सचदेव अपनी मदर टंग डोगरी के इंपॉर्टेंस के बारे में लिखते हैं। डोगरी एक लैंग्वेज है। ऑलराइट, उनके लिए मदर टंग सिर्फ लैंग्वेज नहीं थी, मदर टंग उनकी आइडेंटिटी थी, उनकी मेमोरीज थी, उनका कल्चर था, उनकी बिलोंगिंग, सब कुछ उस पर डिपेंडेंस था। क्यों? क्योंकि देखो यार, जब तुम्हारी जो भी लैंग्वेज होगी, है ना, तुमने बचपन से वो लैंग्वेज बोली है, तो तुम्हारी उस लैंग्वेज से 10 चीजें एसोसिएट होगी। कोई तुम्हें एकदम से आके बोले, जब एक इंसान इंडिया छोड़ के बाहर वेस्टर्न की कंट्री में जाता है, तो उसके लिए कल्चरल शॉक इसीलिए होता है क्योंकि मेन जो है लैंग्वेज का इशू आता है ना। तो यहाँ पे भी यही था, इनके लिए इनकी लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मदर टंग जो थी वो इंपॉर्टेंट थी। इनकी पोएम जो है मदर टंग, इसमें वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम अपनी मदर टंग खो देते हैं, तो हम अपनी आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट खो देते हैं। इसीलिए लैंग्वेज और आइडेंटिटी एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। इन्होंने कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात करी। पोएम इनडायरेक्टली हमें वार्निंग भी देती है कि अगर हम रीजनल लैंग्वेज को इग्नोर करेंगे तो कल्चरल डाइवर्सिटी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए मदर टंग को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, यही काफी सारे टॉपिक है एक ही देखो टॉपिक के अंदर। तुम्हें ये सारे टॉपिक जो है पढ़ने पड़ेंगे। मेरी मानो तो ये पीडीएफ लो और इससे पढ़ो, 2-3 बार पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि आंसर कैसे लिखना है। क्योंकि अभी मैं समझा रही हूँ, तुम्हें लग रहा होगा हाँ 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 बहुत ईजी है, बट ऐसा नहीं है। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, तुम लोग आंसर नहीं लिख पाओगे इसका। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये समझाया था तो इसका आंसर ऐसा होगा। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओरल ट्रेडिशन एंड आइडेंटिटी। इसमें ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन तो हर टॉपिक में से आएगा ही, वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें कौन से 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं। ऑलराइट, अब देखो सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। जब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये एक ही कल्चर या एक ही कम्युनिटी है, पूरा नॉर्थ ईस्ट एक ही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो बहुत डाइवर्स है अपने आप में। यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लोगों के अलग अलग कल्चर है। इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडियन लिटरेचर भी बहुत डाइवर्स है। वहां पे ये मत समझो कि वो 7 सिस्टर्स जो 7 स्टेट्स है वहां पे वो सारी सेम है, नहीं, वो सब आपस में भी अलग है। ऑलराइट, अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट इंडिया को वन होमोजीनियस एंटिटी क्यों नहीं माना जाता, एक ही जैसा क्यों नहीं माना जाता?
तो ये क्वेश्चन भी आता है, देखो एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, वाई शुड लिटरेचर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया नॉट बी व्यूड एज वन होमोजीनियस एंटिटी, मतलब पूरे को एक क्यों नहीं माना जाता। तो देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना सेम नहीं है, यहाँ पे 8 स्टेट्स हैं, ठीक है, हर स्टेट की लैंग्वेज अलग है, उनके कल्चर अलग है, उनके कस्टम अलग है और उनके ट्रेडिशन वगैरह भी अलग है, ठीक है। यहाँ पे बहुत तरह की डिफरेंट ट्राइब्स भी हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज है जिनकी अपनी आइडेंटिटी है, स्टोरीज एंड ट्रेडिशन है। इसी वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक ही कैटेगरी में रखना जो है उनके साथ गलत होगा। ऑलराइट, अगर हम इनके लिटरेचर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट इंडियन लिटरेचर के बारे में, तो ये हमें क्या बताता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की राइटिंग हमें रीजन के लोगों की लाइफ समझने में हेल्प करती है, उनके पर्टिकुलर स्टेट्स के जो लाइफ लोगों की रही है वो समझने में हेल्प करती है। सबसे पहले आ जाता है इनका रिलेशनशिप नेचर के साथ कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नॉर्थ ईस्ट लिटरेचर में ना नेचर सिर्फ बैकग्राउंड में ऐसे ही नहीं कि जैसे एस्थेटिक के लिए नहीं होता, नेचर लाइफ का पार्ट होता है, माउंटेन, फॉरेस्ट, रिवर, ट्रीज, ये सब लोगों की आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं, इसलिए नेचर ऑलमोस्ट हर लिटरेचर जो देखोगे ना नॉर्थ ईस्ट का उसमें दिखाई देगा। ऑलराइट, एक्सपीरियंस ऑफ एलियनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, खुद को अलग या डिस्कनेक्टेड फील करना एलियनेशन होता है। कई नॉर्थ ईस्ट राइटर्स फील करते हैं कि मेनलैंड इंडिया उनकी कल्चर और आइडेंटिटी को प्रॉपरली कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाया और इसी वजह से उनकी राइटिंग में एक रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट की डिमांड हमें दिखाई देती है। ऑलराइट, कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिटराइजेशन, देखो नॉर्थ ईस्ट के कई एरियाज ने पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स देखी हैं, इसी वजह से लिटरेचर में हमें वायलेंस, फियर, पॉलिटिकल अनरेस्ट, ये सारे एक्सपीरियंस जो है राइटर राइटिंग के थ्रू दिखाते हैं हमें। ऑलराइट, फिर आता है आइडेंटिटी एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। नॉर्थ ईस्ट लिटरेचर का एक मेजर कंसर्न है अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखना। कितना भी मॉडर्नाइजेशन आए, ग्लोबलाइजेशन आए, उस टाइम में भी कई कम्युनिटीज को लगता है कि उनका कल्चर और लैंग्वेज खतरे में है, इसीलिए राइटर्स जो हैं अपनी कल्चर प्रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा बात करते हैं। ऑलराइट, अब इनका ओरल ट्रेडिशन समझते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ओरल ट्रेडिशन का सिंपल मीनिंग है नॉलेज और स्टोरीज को ना बोलकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना, यानी कि इनका लिटरेचर जो है वो ओरल ट्रेडिशन पे बेस्ड है। यहाँ पे रिटन बुक्स की जगह स्पोकन, लोग एक दूसरे को बात एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बोलकर पहुंचती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे आ जाते हैं इसमें, जैसे कि फोक टेल्स हो गई, लेजेंड्स हो गए, इनके गान, फोक सॉन्ग्स हो गए, इनके रिचुअल हो गए, ये सब ओरल ट्रेडिशन में आते हैं, ठीक है। अब ओरल ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझो। बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटीज में ना रिटन लिटरेचर पहले ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, ये लोग नहीं लिखते थे, इनके पास लिटरेचर नहीं था, इसीलिए ओरल ट्रेडिशन ही उनकी हिस्ट्री और कल्चर को प्रिजर्व करती थी। लोग स्टोरी सुनते थे, याद रखते थे और नेक्स्ट जनरेशन को वो सुना देते थे, इसी तरह उनका जो कल्चर है सर्वाइव कर पाया अभी तक, ठीक है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ओरल ट्रेडिशन एंड आइडेंटिटी पर। वो कहते हैं कि ओरल ट्रेडिशन और आइडेंटिटी का रिलेशन क्या है, तो सिंपल, ओरल ट्रेडिशन ही कम्युनिटी की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करता है, क्योंकि ये सारी जो इनकी ट्रेडिशंस हैं, जितना भी इनकी कम्युनिटी में कस्टम्स हैं, वो सब एक दूसरे तक बोल कर पहुंचते हैं। ऑलराइट, अगर ओरल ट्रेडिशन खत्म हो जाए तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, अगर ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा ओरल तो क्या ये डिसअपियर हो जाएगी, तो कम्युनिटी अपनी हिस्ट्री और कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट लूज कर सकती है अगर इनका ओरल ट्रेडिशन खत्म हो जाए। इसी वजह से स्कॉलर्स ओरल ट्रेडिशन को डॉक्यूमेंट और प्रिजर्व करने पे जोर देते हैं, जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले राइटर्स हैं वो इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, पर इनके में ओरल ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, देखो आजकल कई ओरल नैरेटिव्स को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है और ये अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम भी ये है कि जब ओरल स्टोरी को लिखा जाता है ना तो ओरिजिनल एक जो फील होती है स्टोरी के साथ वो नहीं आप कर पाते कैप्चर लिटरेचर में, तो कभी कभी आपका जो एक एक्सेंट होता है ना, या एक जो आपकी स्टोरी वेट होती है टेलिंग, स्टोरी टेलिंग वाला, वो लूज हो जाता है। इसीलिए ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन हमेशा परफेक्ट नहीं होता। तुम्हें भी पता है कितना भी ट्रांसलेशन तुम गूगल से कर लो, वो कभी परफेक्ट हिंदी नहीं बोलता है ना। तो यही होता है जब हम लिटरेचर को कैप्चर भी करना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर हम इन्फ्लुएंस देखें नॉर्थ ईस्ट का इंडियन पोइट्री में, तो देखो स्टोरी टेलिंग स्टाइल इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई पोएम स्टोरी टेलिंग जैसी लगती हैं। रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, पोएम्स में म्यूजिकल रिदम होता है इनका। थीम्स बहुत कॉमन है इनकी, नेचर, मेमोरी, कम्युनिटी, इस पे बेस्ड होती है। अब इनका लिटरेचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो नॉर्थ ईस्ट इंडियन लिटरेचर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें इंडिया के एक ऐसे रीजन को समझने में मौका देता है जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये लिटरेचर हमें बेसिकली कल्चर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना सिखाता है, डिफरेंट आइडेंटिटीज को समझने में हेल्प करता है और हमें बताता भी है कि कैसे जो नॉर्थ ईस्ट को हम कंबाइन कर देते हैं वो कंबाइंड नहीं है, वो सब अलग अलग है। ऑलराइट,
तो ये काफी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। हमने सारे क्वेश्चन देखो डिस्कस करे हैं। हमने देखा कि ये होमोजीनियस क्यों नहीं है, ओरल ट्रेडिशन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। व्हाट डज राइटिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टेल अस अबाउट द पीपल देयर, हमने पढ़ा कि वो नेचर पे ज्यादा ध्यान देते हैं और ओरल ट्रेडिशंस पे, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि डिस्कस द ओरल ट्रेडिशन ऑफ लिटरेचर एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडियन पोइट्री। ऑलराइट, सब कुछ हमने कवर करा है। अब देखो टॉपिक 7 एंड 8, एक तो विमेन्स राइटिंग इन इंडिया टॉपिक 7 है, और फिर आपका टॉपिक 8 है ट्रांसलेशन इन इंडिया। ये दोनों टॉपिक्स आई ट्राई टू कवर कि कल जो सुबह वीडियो आए उसमें आ जाए, बट अगर ऐसा नहीं होता तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग पीडीएफ लेकर पढ़ लो, अगर नहीं हो पाया 1% भी। बाकी मैं ट्राई जरूर करूंगी। आरटीसीज वगैरह तब तक पढ़ो, तब तक ये सारा कवर करो तीनों पार्ट, और मुझे बताओ कि कैसे आगे हमें बढ़ना चाहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।